हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन इन छत्तीसगढ़ अर्थात छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था कि इसके अंतर्गत यहाँ पे दिखते हैं इफेक्ट ऑन क्राफ्टमैन एंड आर्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑन क्राफ्टमैन एंड आर्ट अर्थात दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Company's administration system was such that Indian craft and art was the destroyed। तो कंपनी की जी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। इंडियन क्राफ्टमैन एंड आर्टिस्ट वर फोर्स्ड टू सेल देयर थिंग्स एट लो प्राइस एंड हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया, उन पर भारी कर भी लगा दिया गया। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड वर फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर एवं चुंगी कर से मुक्त रखा गया। सो गुड्स वर चीप। अल्टीमेटली इंडियन क्राफ्टमैन एंड आर्ट कुड नॉट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ फॉरेन गुड्स। इससे सामान जो था सस्ती हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकारों एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकी और भारतीय कारीगर अपनी व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां जो थे उजड़ने लगी। द इंडियन क्राफ्टमैन लेफ्ट देयर द प्रोफेशंस एंड देयर ड्वेलिंग वर ruined। Therefore cloth industries of Dhaka, once known as Manchester of India, was destroyed, and also industries of the Murshidabad and Surat were destroyed। तो ढाका शहर का जो वस्त्र उद्योग जो था, जिस कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर जो थे बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। फलतः कंपनी शासन के प्रति उनमें असंतोष पनपने लगे। फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे इफेक्ट ऑन पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट अर्थात वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव। क्या बोला गया? वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग इंग्लिश रूल इन इंडिया, न्यू मिल्स एंड फैक्ट्रीज वाज एस्टैब्लिश्ड विच वाज द बेस्ट ऑन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों और कारखानों की स्थापना हुई। वुड विच वाज फाउंड इन इंडिया, फॉरेस्ट वाज यूज्ड फॉर लेइंग न्यू रेलवे ट्रैक्स एंड आल्सो वुड वाज सेंट टू द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड। तो भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरियां बिछाए जाने के लिए किया जाता था। साथ ही इंग्लैंड की मिलों के लिए भी लकड़ियां जो था भेजी जाती थी। सो डिफॉरेस्टेशंस वाज रैपिड। ट्राइब्स dwelling in the forest doing zoom agriculture were prohibited to cut trees and their living style was affected by war against the British rule। इससे उनके जीवन शैली काफ़ी प्रभावित हुए। अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अंग्रेजों की नीति के विरोध में भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई आंदोलन हुए और इनमें से बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख था। सो द ब्रिटिश ट्राइबल्स आल्सो द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे कि अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अंग्रेजों की नीति के विरोध में भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्र जो था इस आंदोलन में भाग लिए। इनमें से बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध एक प्रमुख था। बिरसा मुंडा एट द ट्राइबल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू फॉरेस्ट फ्रॉम इन द 1870 was the pioneer of these revolutions। As a child, Birsa used to the grass his sheep, play his flute and wander about the field। बिहार के छोटा नागपुर के पठार के जंगलों में रहने वाला एक जनजातीय व्यक्ति जिसका नाम बिरसा मुंडा, जिसका जो जन्म जो था 1870, ठीक है, 1870 दशक के मध्य हुआ था। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियां चराते हुए बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों से नाचते गाते जीवन बिताते थे।
नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग द मेजर ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, द मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, अर्थात छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह। अब इसमें यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे, तो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी एंड द अर्ली 20th सेंचुरी छत्तीसगढ़ saw many revolt in the tribal areas। ठीक है, तो इस समय जब पूरे भारत में जनजातीय आंदोलन आग की तरफ फैली थी, तब हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। द ट्राइबल वर द conscious about the protection of their lifestyle। The chief characteristics of this revolt were। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर जो है जब 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजाति जब विद्रोह करने लगे, तो ज़्यादातर जनजाति विद्रोह बस्तर क्षेत्र से हुए, जहाँ की जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे, अपनी मान अपनी इज्जत की रक्षा के लिए विशेष सतर्क रहे। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता यह थी, दे वर अगेंस्ट द होर्डिंग ऑफ फील्ड्स विलेजेस एंड फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द ट्राइबल्स बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये सभी विद्रोह जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने का विरोध में था। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे देखेंगे, दिस रिवोल्ट्स वर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल लाइफ एंड इट कल्चर। ये विद्रोह जनजातीय अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुए। नंबर थर्ड, द रिवोल्ट ऑफ द टुवर्ड्स द न्यू रूल्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश रूल। विद्रोहियों ने नई शासन व्यवस्था और ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए नियमों व कानूनों का विरोध किया। नंबर 4 है आपका, द ट्राइब्स वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द कॉलोनियल रूल दैट डिस्टर्बटेड देयर ओरिजिनल लाइफ। तो जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, संस्कृति एवं निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को दूर करना चाहते थे। नंबर 5 है आपका, इट इज़ द इम्पोर्टेंट दैट द नॉन ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़ आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इनिशियली रिवोल्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो उल्लेखनीय बात यह रही कि मूलतः जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोह में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी भागीदार बने इस विद्रोह में, इस बगावत में, इस रिवोल्ट में। नेक्स्ट, द मेजर रिवोल्ट, प्रमुख विद्रोह भी हुए, उनमें से कौन कौन सा है तो देखिए आगे हम लोग। द हलवा रिवोल्ट 1774 to 79, अर्थात हलवा विद्रोह 1774 से लेकर 1779 तक। दिस रिवोल्यूशन बिगैन इन द 1774 in the leadership of the Ajmer Singh, who wanted to establish an independent empire in Dongar out of the kingship of the Raja of Bastar। तो देखिए यहाँ पे इस विद्रोह का आरंभ जो था 1774 में अजमेर सिंह द्वारा हुआ, जो डोंगर में बस्तर के राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। He was supported by the Halba tribes and the soldiers. They were very cruelly crushed. There was the great bloodshed, and only one Halba revolutionist could escape death. The Marathas captured this area as a result of this defeat, followed by the Britishers। तो उन्हें हलवा जनजातियों और सैनिकों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया। नरसंहार बहुत व्यापक था, केवल एक हलवा विद्रोही अपनी जान बचा सका। इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को इस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर भी मिला, जिसके स्थान में ब्रिटिशों ने ले लिया। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, द परालकोट रिवॉल्यूशंस 1825। The Paralkot revolution was the result of the oppositions of the Maratha and British soldiers। तो देखिए यहाँ पे परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरोध में हुआ था। ज्ञान सिंह was the leader of this group and he was supported by the Abujmar
the revolutionists they need to pay the tax levied by the Maratha rulers and tried is get control over the region of Bastar. इस विद्रोह का जो नेतृत्व ज्ञानसिंह ने किया था उसे अबुझमारियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। विद्रोहियों ने मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार भी कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की भरपूर कोशिश की गई। फिर नेक्स्ट आपका दतारा 1 मिनट तारापुर विद्रोह। तो देखिए यहाँ पे द तारापुर रिवोल्ट 1842 to 54, ठीक है। तारापुर विद्रोह जो 1842 से लेकर 1854 तक। This revolt was started by the local Diwans in opposition to the tax imposed by the English and the Maratha rulers to maintain their socio-economic and political anarchy and to preserve the local culture, keeping away the interference of people from outside. तो बाहरी लोगों के प्रवेश से जो स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए पारंपरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं का कायम रखने के लिए एवं आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था, जिसको तारापुरी विद्रोह के नाम से जाना गया। नेक्स्ट आपका द मारिया रिवोल्ट, मारिया जनजाति, ठीक है। मारिया रिवोल्ट 1842 to 63। This revolt was mainly to oppose the rules of the government that see the tribal beliefs. The Maria tribes continued this revolt for over 20 years in support of नरबली। तो इस विद्रोह का मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजातीय आस्थाओं को चोट पहुंचाना था। नरबली प्रथा के समर्थन में मारिया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक संचालित रहा। फिर नेक्स्ट आपका द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इन द रिवोल्ट ऑफ द 1857 द किंग ऑफ द साउथ बस्तर ब्रेवली फेस्ड द ब्रिटिश सोल्जर्स। Dhruv Rao was the member of the Dola sub-tribe of the Marias and had the full support of the tribes. तो 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिणी बस्तर में ध्रुव राव ने ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया, ठीक है। और ध्रुव राव मारिया जनजाति के डोला उपजाति का था। उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त था। नेक्स्ट द कोई रिवोल्ट 1859, ठीक है। कोई विद्रोह 1859। द ट्राइब्स रिवोल्ट द फिलिंग ऑफ द टीक फॉरेस्ट इन 1859। तो यह जनजाति विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा 1859 में साल वृक्ष की कटाई के विरोध में किया गया था, ठीक है। टीक फॉरेस्ट जो है। Bhairamdev was the ruler of the Bastar at that time. The Jamidars of Bastar took the decision that felling of the teak forest will not be allowed at any cost. उस समय बस्तर के शासक भोरमदेव थे। बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि कि बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल के वृक्ष कटाई नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। साल के जो वृक्ष जो है उनको काटेंगे नहीं या कटवाएंगे नहीं ये। But the Britishers sent guns the carriers with the forest cutter. The tribes became angry and attacked the poachers. This revolt had the slogan "One head for one teak tree." तो लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वालों के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए। जनजाति से काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में एक नारा भी दिया गया, स्लोगन दिया गया था 1 head for 1 teak tree, अर्थात एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। As a result, the British rule turned down the treaties and put
put an end to this felling of trees. परिणामतः ब्रिटिश शासन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और वृक्षों की कटाई भी बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका मूरिया रिवोल्ट। मूरिया भी एक जनजाति है, ठीक है, ट्राइबल वर्ग है। द मूरिया रिवोल्ट 1876 इन 1867 गोपीनाथ Copperdas was appointed the Diwan of Bastar and began to exploit the tribes to great extent. तो 1867 में गोपीनाथ कॉपरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त हुए। उन्होंने जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण किया। To oppose him to the tribes of the different regions joined together and demanded the termination of the Diwan. उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों की जनजाति एकजुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्तगी की अपील की। In 1876 they came again the ruler in the 1876 in Jagdalpur. The king was somehow saved by the somehow the English soldiers. तो देखिए यहाँ पे अंततः परिणाम क्या लिख रहा कि मांग पूरी न होने के कारण 1876 में जगदलपुर का घेराव कर लिया गया और राजा को किसी तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचाया। ओडिशा में तैनात ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने के लिए राजा का पूरा सहयोग किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा रिवोल्ट में भूमकाल रिवोल्ट 1910, ठीक है, भूमकाल विद्रोह 1910। In 1910 the Bhumka revolt was the most extensive revolt that took 46 out of the 84 regions into its account. The major reasons were तो 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह बस्तर का एक सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक विद्रोह था। इसने बस्तर के 84 में से जो 46 परगने को अपनी चपेट में ले लिया। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे, अब प्रमुख कारण क्या थे देखिए यहाँ पे, द ट्राइब्स वर द कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर फॉरेस्ट रिसोर्स एंड ट्राइबल कल्चर। जनजाति वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों व भूमियों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त उपयोग तथा अधिकार के लिए संघर्षरत। और उसके बाद जो है आपका इन 1908 व्हेन द प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया वाज द डिक्लेयर्ड एंड देयर वाज द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज द ट्राइब्स रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। 1908 में जब यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया तो जनजातियों ने इसका विरोध किया। द भूमकाल आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन uniting the tribals against the torture of the police. पुलिस के अत्याचार ने भूमकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभाई। उक्त सभी विद्रोह को आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में भी सफल रहे। The government had to keep in the mind their demands. Again, the government had to keep in mind their demands when the new policies were made. तो सरकार ने या सरकार को भी अपनी नीति निर्धारण में या निर्माण में उसकी मांगों को ध्यान में रखना पड़ा। और इस महान विद्रोह को उपरांत भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अंग्रेज नीति के विरुद्ध जो था या ऐसे ही विद्रोह का परिणाम सामने आता गया। कालांतर में विद्रोह के आर्थिक कारकों में जो नवीन एक भारत की नई नीति निर्माण में भी मार्ग प्रशस्त होता गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा पर प्रभाव के अंतर्गत यहाँ पे Education effect on education. Before the establishment of the company rule in India,
The ancient system of education existed in India in which subjects like Sanskrit, Arabic, Parsi, grammar, literature, theology, law logics, astrology, etc. were tough. Government has given land for establishment of schools and maktabas. तो देखिए यहाँ पे कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था संचालित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया गया था। भारतीय शासकों ने पाठशालाओं, मदरसों का सरकारी जमीन पर दान दी थी। अंग्रेजों ने यहाँ जमीन उनसे छीन ली और उन्होंने नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। They studied the new education institutions. Among them, the main were Fort Williams College at Kolkata and the Sanskrit College in Banaras. तो इनमें से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भी काफ़ी अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो था 1833 में चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई थी। ओके। People like the Rajaram Mohan Rai, who was the special reformer, was in the favor of new education system. He thought that with the new education system, Indians will know about new technology, freedom, equality, democracy, and so it was the boon to the national agitations. इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उसकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना। राजाराम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक भी रहे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी सहयोग मिलेगा और एक तरीक़ा से भारतीय शिक्षा जगत में एक नई मार्ग प्रशस्त होगी। ओके बेटा, आज की जो लेक्चर जो है यहीं पे इनको हम लोग समाप्त करें। नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे एजुकेशन सिस्टम इन छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।